अगला रिप्रोडक्टिव हेल्थ में नेक्स्ट पहला था सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन बनाना है। क्या हुआ? अच्छा सॉरी, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल एनसीईआरटी पुरानी होगी, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल दिया है क्या आपको? अभी उसको चेंज कर दिया है इन्होंने, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल कर दिया है। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, एक्सप्लोजन तो हो ही रहा है, उसको स्टेबलाइज करना है ना, कंट्रोल करना है। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। देखिएगा, इन द लास्ट सेंचुरी and all around the development in the various field significantly improved the quality of life and of the people. However, increased health facilities along with the better living condition had an explosive impact on the growth of the population. तो कह रहे हैं कि समय के साथ जैसे जैसे पिछली सेंचुरी में जो है हमारी हेल्थ फैसिलिटीज इंक्रीज हुई है, लोगों का लिविंग कंडीशन बेहतर हुआ है, तो जो इसका एक खास इम्पैक्ट पड़ा है किस पे? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर, जनसंख्या वृद्धि पर। क्यों? क्योंकि पहले हेल्थ फैसिलिटीज नहीं होती थी तो लोगों की डेथ हो जाती थी, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटी या बेटर लिविंग कंडीशन ना होने की वजह से भी सर्वाइव नहीं करते थे। तो अब ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव करते हैं, तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से हमारा पॉपुलेशन क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड द 2 बिलियन, that is 2000 billion in 1900, कह रहे हैं कि सन 1900 पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो कितनी थी? 2 बिलियन। कितनी? 2 बिलियन। कह रहे हैं अगले 100 सालों में यानी सन 2000 ये बढ़कर कितनी होगी? 6 बिलियन। ठीक है, और 2011 में बढ़ के कितनी होगी? मोर देन 8 बिलियन। 8 बिलियन से ज्यादा। अब देखिएगा कि पहले सन 1900 तक की पॉपुलेशन कितनी थी? 2 बिलियन थी, 2 अरब, जो अगले 100 सालों में बढ़कर कितनी होगी? 6 बिलियन। मतलब पहले का 3 गुना। कितने दिनों में? 100 सालों में। तो देखेंगे 2 बिलियन इन 1900 rocketed to about 6 billion by 2000 and 7.2 billion in 2011। या 7.2 दे रहा है, 7.2 लिख लीजिए, वैसे 8 बिलियन क्रॉस कर रहा है, 8 बिलियन के आसपास। 7.2 बिलियन इन 2011, ये दिया ही नहीं होगा। 2011 सेंसस कंप्लीट हो गया था ना हमारा, तो एनसीईआरटी में 2001 का डेटा चला आ रहा था। 1991 में हुआ था, 2001 में हुआ था, फिर 2011 में हुआ था।
2021 वाला होना तो अभी हुआ नहीं है, 2022 में होगा। A similar trend was observed in India too. Our population which was approximately 350 million at the time of our independence. ये तो वर्ल्ड का है, किसका है? वर्ल्ड का डेटा। इंडिया का अगर डेटा देखें तो इंडिया के डेटा में अगर बात करें कि कह रहे हैं कि हमारे आज़ादी के समय में तभी इंडिया हुआ, ठीक है। 1947 में कितना था? 350 मिलियन, 35 करोड़। आगे देखिए, द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस रीच क्लोज टू द बिलियन मार्क बाय द 2000। कह रहे हैं कि सन 2000 में ये कितना हो गया? 1 बिलियन, लगभग 3 गुना हो गया। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 100 साल में 3 गुना बढ़ी, हमारे यहाँ 50 साल में ही 3 गुना। एंड क्रॉसेस 1.2 बिलियन इन में 2011। 2011 में हम 1.2 बिलियन क्रॉस करें, मतलब 120 करोड़ से ज़्यादा हो गया। अभी तो 135 करोड़ का। और रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि बहुत तेजी से मृत्यु दर में कमी हुई, मरने वालों की संख्या घट गई है। क्यों? समय पे मेडिकल असिस्टेंस मिल जा रहा है, इलाज हो जा रहा है तो बच जा रहे हैं। हार्ट अटैक आया तभी बचा ले गए, एक्सीडेंट हो गया तभी बचा ले गए, ठीक है। नहीं तो पहले मर जाते थे, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी। तो अब वो भी जो मरने वाले तो भी जिंदा रह जा रहे हैं, तो पॉपुलेशन का साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इसमें देखेंगे मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट MMR, मातृ मृत्यु दर बोलते हैं इसको। कई बार क्या होता है, चाइल्ड बर्थ के दौरान मदर की डेथ हो जाती है, ठीक है, या प्रेगनेंसी के दौरान मदर की डेथ हो जाती थी, तो इसको मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट बोलते हैं। एंड इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट IMR, ठीक है। एज वेल एज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल्स इन द रिप्रोड्यूसिबल एज आर द प्रोबेबल रीजन फॉर दिस। तो कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने रिप्रोड्यूसिबल एज तक पहुंच रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से पॉपुलेशन क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। थ्रू आवर RCH यानी रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, थ्रू वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट वाज ओनली मार्जिनल। तो कह रहे हैं अपने RCH प्रोग्राम के तहत, जैसे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम अभी भी एक्शन में है अंडर द RCH, इस नाम से रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो कह रहे हैं इसके द्वारा जो हम पॉपुलेशन में जो पॉपुलेशन ग्रोथ था उसमें जो हम कमी ला पाए हैं वो बहुत ही कम है, मार्जिनल है। According to the 2011 census report, the population growth rate was less than 2%. 2001 है उसको 11 कर दीजिए, 1.7 है उसको 2 कर दीजिए, बस वही हो जाएगा, चेंज। तो जो हमारे यहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो 2% था। कितना था? 2%, 2011 सेंसस के बाद। अब कह रहे हैं 2% ये हमारा ग्रोथ रेट है। 2% का मतलब क्या? अब पहले ये जो डेटा था वो था 17, तो 17 को हम लिखते थे 1.7%। क्या लिखते थे? 1.7%। तो यानी कि 1.7% की वृद्धि हो रही थी 100 पे। तो कहे एक आदमी तो ठीक है ले आएंगे, 0.7 में कहाँ से लाएंगे? इसको हमने क्या किया, इसीलिए यहाँ 1000 कर दिया और यहाँ 17 कर दिया। तो 17 पर 1000 पर ईयर, ये 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग। लेकिन 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग ये जो 1.7 ग्रोथ रेट था, स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ग्रोथ रेट बढ़कर कितना हो गया? 2% हो गया। कितना हो गया? 2% हो गया। मतलब 20 पर 1000 पर ईयर, मतलब हर 1000 पे एक साल में 20 लोगों की वृद्धि होगी। 1000 पे 20 बढ़ते हैं, 1000 पे 20 बढ़ते हैं, तो 1 लाख पे 2000 बढ़ेंगे। बाकी पॉपुलेशन जितनी है उसी के हिसाब से काउंट कर लिए कि कितने बढ़ जाएंगे एक साल में। कह रहे हैं कि अगर इस डेटा के अकॉर्डिंग इन्होंने NCERT ने बताया था कि अगर यही ग्रोथ रेट रहा हमारा, ठीक है, ग्रोथ रेट रहा, तो आगे आने वाले 34 सालों में हमारी पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। मतलब 2001 में बताया था, तो 2001 में 34 साल जोड़ लीजिए तो 2035 तक। अभी ग्रोथ रेट हमारा बढ़ गया है, 1.7 से बढ़कर कितना हो गया है?
2% हो गया है, तो अगर यही ग्रोथ रेट रहेगा तो आगे आने वाले 15-20 सालों में हो सकता है जो 2035 का टारगेट है वो 2030 तक ही पूरा हो जाए। क्या 2 बिलियन क्रॉस कर जाए? कितनी? 2 बिलियन क्रॉस कर जाए, या पहले की पॉपुलेशन की डबल हो जाए। तो 1 बिलियन तो 2001 के अकॉर्डिंग क्रॉस कर गए थे, तो 2034 तक 1 बिलियन से 2 बिलियन जस्ट डबल अगले 34 सालों में। तो ये 34 साल में उसका डबलिंग रेट हो जाएगा। क्या डबलिंग टाइम? क्या बोलते हैं? डबलिंग टाइम, जिसमें जिस टाइम ड्यूरेशन में किसी करंट पॉपुलेशन की साइज जो है आने वाले समय में डबल हो जाए, वही उसका क्या कहलाता है? डबलिंग टाइम कहलाता है। तो अब सोचिए कि अगर 2 बिलियन हो जाएगा तो 1900 में पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 बिलियन, मतलब 135 साल में इतनी तरक्की कर लेंगे कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के बराबर हो गए 135 साल पीछे अगर चले तो। इतना तेजी से ग्रोथ रेट है। ये तो इंडिया की बात हो गई, चाइना का इससे भी ज़्यादा है, चाइना का इससे भी ज़्यादा। आगे देखिएगा तो वो टॉप मोस्ट लीडिंग कंट्री में है, लेकिन जनरल सर्वे के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि 2025 तक हम चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे, मतलब टॉप मोस्ट लीडिंग कंट्री पे आ गए। आगे देखिएगा द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%, दैट इज 20 per thousand per year, a rate at which our population could increase rapidly। जबकि पुरानी वाली में लिखा होगा शायद कि अगले 34 सालों में डबल हो जाएगा, 37 साल 2034। आगे देखिए such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity of even the basic requirement, that is the food, shelter and the clothing। कह रहे हैं अगर इस तेजी से ग्रोथ रेट रहेगा हमारा तो आने वाले समय में बेसिक नीड जो है वो भी फुलफिल नहीं हो पाएगी, रोटी, कपड़ा और मकान। तो मकान का तोड़ तो निकाल लिया हमने वर्टिकल ग्रोथ का। क्या है ना कि पहले यहाँ पे हम घर बनवाते थे, ये हमारा घर है, ये हमारे पड़ोसी का घर है, भैया कैसे तो सब लोग जमीन छिका लोगे तो जमीन रह ही नहीं जाएगा। तो क्या ऐसा है, ये हमारा घर है, ये हमारे पड़ोसी का है, ये उसके पड़ोसी का है, उसके पड़ोसी का है, तो जाओ ऊपर जितना जाना है, जमीन इतना ही हो। तो वर्टिकल ग्रोथ करेंगे, ऊपर जाएंगे। In spite of the significant process made in those areas, therefore, the government was forced to take up the serious measures to check this population growth rate। तो अब कह रहे हैं कि सरकार को जो है आवश्यक कदम उठाना चाहिए इसको रोकने के लिए, तो उठा रही है, लेकिन हमारे यहाँ के नेताजी लोग जो है उठाने दें तब ना। जैसे चाइना ने तो लागू कर दिया था, लेकिन उससे जो है बेनिफिट भी है, उसका डिमेरिट भी है। चाइना को इस समय उसके डिमेरिट का सामना करना पड़ता है। हुआ क्या कि चाइना में 60% पॉपुलेशन जो है वो ओल्ड जनरेशन की है, जो आने वाले समय में मर जाएंगे, लाइफ स्पैन पूरी हो जाएगी तो मर जाएंगे, तो उनकी पॉपुलेशन का साइज जो है वो अचानक से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो एक रीजन ये भी था। दूसरा रीजन ये था कि उन्होंने अपने यहाँ एक नियम लागू किया कि जिसके 2 बच्चे होंगे उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी या किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा, जिसको यहाँ लागू करने के लिए बात की जा रही है कि 2 से अधिक जिनके बच्चे होंगे। चाइना ने तो 2 ही पे लागू कर दिया कि 2 जिनके बच्चे होंगे उनको किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसे में किया क्या उन लोगों ने कि जिन कपल्स के 2 बच्चे थे उन्होंने तीसरे का डेटा कहीं सरकार को दिया ही, ना आधार कार्ड बनवाया, ना स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराया, ना राशन कार्ड में नाम लिखा। तो पता चला चाइना में 2 लाख ऐसे बच्चे थे जिनका कोई डेटा ही नहीं। लोग छुपा ले गए कि हमारी नौकरी चली जाएगी, हमको सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। तो हुआ क्या, उनकी कहीं एंट्री ही नहीं। मान लीजिए जो बच्चे हॉस्पिटल में पैदा हुए उनका कोई डेटा रिकॉर्ड है, ठीक है, जो घर में पैदा हो गया उनका कोई डेटा रिकॉर्ड ही नहीं है, वो बताए ही नहीं। तो ऐसे 2 से 2.5 लाख बच्चे उनके यहाँ ऐसे मिले जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, वो और बड़ी समस्या है। मान लीजिए वो चोरी करे, मर्डर करे, तो उनको पकड़ेगा कौन? चोरी कोई करता है तो पता लगा लेते हैं ना किसके यहाँ का है, कहाँ रहता है, शक्ल दिखा लेते हैं, पहचानवा लेते हैं, इनके यहाँ का है, ये इनको जानते हैं। अब उसको कोई जानता ही नहीं है, उसका कोई नाम ही नहीं है, कोई आइडेंटिटी प्रूफ ही नहीं है, तो आप उसको प्रूफ कैसे करोगे किसी ने किया? तो वो एक बड़ी और समस्या आ गई।
तो अब फिर से उन्होंने रिवर्ट कर दिया, अपने नियम को बदल दिया है कि मोर देन 2 चिल्ड्रन ऑक्यूपाई कर सकते हैं पेरेंट्स। लेकिन इंडिया में तो अभी जरूरत है 2 चाइल्ड नॉर्म अपनाया जा सकता है, बेहतर है, ठीक है। कई सारे पेरेंट्स तो 1 चाइल्ड नॉर्म अपनाते हैं, लेकिन 1 चाइल्ड नॉर्म में दिक्कत ये आती है कि मान लीजिए किसी पेरेंट के एक ही बच्चे हैं और उसका किसी एक्सीडेंटल केस में कैजुअलिटी हो गई, डेथ हो गया, तो उसकी जनरेशन को कंटिन्यू करने वाला कोई नहीं रह जाएगा। तो इस केस में अगर 2 चाइल्ड नॉर्म है देन इट्स बेटर। The most important step to overcome this problem is to motivate the smaller family by using the various contraceptive methods। तो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्मॉलर फैमिली के लिए मोटिवेट करना चाहिए। जैसे कई सारे गवर्नमेंटल जो है ऐड आते हैं न्यूज़ पे, छोटा परिवार सुखी परिवार, सुने होंगे आप लोग ये स्लोगन। तो स्मॉलर फैमिली में क्या होता है, जैसे मैंने बताया कल ही आपको बताया था कि अगर मान लीजिए किसी भी फैमिली की सोर्स ऑफ इनकम फिक्स होती है कि कमाई का जरिए इतना ही है, इतना ही इनकम आता है, तो अगर सेम इनकम 2 फैमिली में हो और एक फैमिली में 2 बच्चे हों, दूसरी फैमिली में 4 बच्चे हों, तो जिस 4 फैमिली वाले बच्चे में क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो रिसोर्सेज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और 2 वाले को ज़्यादा बेहतर रिसोर्सेज यूटिलाइज करने के लिए मिलेंगे। तो इसलिए हम स्मॉलर फैमिली के लिए लोगों को अगर मोटिवेट करें तो यू माइट हैव सीन द एडवर्टीजमेंट इन द मीडिया एज वेल एज द पोस्टर और बिल एक्सेट्रा। तो कह रहे हैं इस तरह का एडवर्टीजमेंट आपने टीवी पे यानी कि पोस्टर पे, बिल पे देखा होगा, जगह पे एक्सेट्रा, शोइंग अ हैप्पी कपल विद द 2 चिल्ड्रन विद अ स्लोगन हम दो हमारे दो। कई सारे ट्री गार्ड वगैरह पे लिखा हुआ देखते होंगे आप लोग, सड़क के किनारे जो पेड़ होते हैं उसमें अक्सर करके लिखा होता है ये स्लोगन, ठीक है। तो स्मॉलर फैमिली के लिए लोगों को मोटिवेट किया जाता है। Many couples, mostly the younger urban working ones, have even adopted the 1 child norm। कई सारे शहर के लोगों ने या शहरी कपल्स ने 1 चाइल्ड नॉर्म अपनाया है, उनके एक ही बच्चा है। अब आइदर मेल और फीमेल डजंट मैटर, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई मैटर नहीं करता है। 1 चाइल्ड नॉर्म प्री डिसाइडेड होते हैं, यानी वो फैमिली प्लानिंग किए होते हैं कि उनको कितने बच्चे चाहिए, प्री डिसाइडेड होते हैं कि 1 चाहिए या 2 चाहिए। अगला देखेंगे, स्टेटरी रेंजिंग ऑफ द मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल टू द 18 ईयर एंड दैट ऑफ द मेल अप टू द 21 ईयर एंड इंसेंटिव गिवन टू द कपल्स विद द स्मॉल फैमिलीज आर 2 ऑफ द अदर मेजर्स टेकन टू टैकल दिस प्रॉब्लम। तो कह रहे हैं इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए जो है हम कुछ मेथड्स अपना सकते हैं। जैसे एक, मैरिजेबल एज ग्रुप को बढ़ा दिया गया पहले से, पहले बाल विवाह हो जाता था, 10-12 साल में शादी कर दिए और 15-16 साल में ले। तो एक्चुअली होता क्या था, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज उनके पास बच्चे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कोई फैमिली प्लानिंग नहीं था, कुछ आगे का नहीं सोचना था। तो इसकी वजह से अब क्या किया है कि सरकार ने स्टेटरी रेंज कर दिया है, मतलब मैरिजेबल एज ग्रुप जो है लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल का। और अभी भी इस पे बात चल रही है कि अब 18 को 21 कर दिया है और 21 को 24 या 25 कर दिया है। कई लोग कह रहे भैया अपना नहीं किया, हमको भी नहीं। Let us describe some of the commonly used contraceptive methods which help to prevent the unwanted pregnancy। तो कह रहे हैं कि हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए कुछ मेथड्स का यूज करते हैं, जिनके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो एक कॉन्ट्रासेप्टिव यानी गर्भ निरोधक उपाय के बारे में बात करते हैं। कुछ मेथड्स हैं जिनके बारे में आपको बात करना है। तो सबसे पहले एक जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए कि एक आईयूडी के क्या क्या नॉर्मल फीचर्स होने चाहिए, या वो पहली बात तो जो है इजीली अवेलेबल हो, किसी भी तरीके से जो यूजर हो उसकी प्राइवेसी को ब्रेक ना करे, या फिर जो है यूजर फ्रेंडली हो और उसके सेक्सुअल ड्राइव या डिजायर के किसी भी तरीके का हिंड्रेंस ना प्रोड्यूस करे। तो ये कुछ जो है फीचर्स होने चाहिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के। तो देखिएगा, एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली। पहला यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए,
इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल होना चाहिए। इसकी इफिशियंसी ज़्यादा हो और रिवर्सिबल, मतलब जब यूजर इसको चाहे तो यूज करे, अदरवाइज ना यूज करे। विथ नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट कम से कम हो या ना हो तो ज़्यादा बेहतर। इट आल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, ये किसी भी तरीके से उस पर्सन के सेक्सुअल ड्राइव को या उसकी डिजायर, इच्छा को प्रभावित ना करे। सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर आर द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर and a wide range of the contraceptive methods are presently available, which could be broadly grouped into the following categories, namely पहला है natural or traditional method। देखिएगा, नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड है, बैरियर मेथड है, आईयूडी है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। आईयूडी मतलब इसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, देन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल, implants and surgical। तो ये इतने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो कोई भी कपल्स अपना सकते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए। तो इनके बारे में वन बाई वन करके पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले नेचुरल और ट्रेडिशनल। इसमें देखिएगा, नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड में हमारे पास तीन मेथड है। एक है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, एक है लैक्टेशनल एमिनोरिया और तीसरा है विड्रॉल मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। अगर फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में पता हो तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब होता है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी को मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से 17वें दिन के बीच में परफॉर्म नहीं करना। जैसे कि यूजुअली जो है 28 दिन की साइकिल है कि पहला 3 to 5 डेज का ब्लीडिंग फेज, ठीक है, और 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है। तो ये एक्सपेक्टेड है कि मिड डे ऑफ द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, तो जिस दिन ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हुआ उसके 10 से 17वें दिन के बीच अगर कोई भी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म ना की जाए तो ये चांसेस हैं कि इसी दौरान ओवा रिलीज होता है, और जब ओवा रिलीज होता है तो अगर उस दौरान सीमेन या स्पर्म नहीं पहुंचेगा वहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस केस में क्या किया जाता है, इससे 2-3 दिन पहले और इसके 2-3 दिन बाद लगभग 10 से 17वें दिन तक अगर कोई भी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म ना की जाए तो प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। That method is known as the periodic abstinence। जैसे अगर किसी फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल डेट है वो 5 है तो उसमें 10 ऐड कर लीजिए, यानी डेट
डेट 15 से लेकर के 22 के बीच में अगर कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म ना की जाए तो उसमें कंसीव होने के चांसेस कम नहीं ना के बराबर। अगला है लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल का मतलब होता है मिल्क फीडिंग, पिछले चैप्टर में पढ़ के आए लैक्टेशन। तो ये ऐसे फीमेल्स में ये मेथड अपनाया जा सकता है जो रिसेंटली किसी बच्चे को जिसने जन्म दिया, तो उसमें क्या होता है ड्यू टू हाई लेवल ऑफ PRN उस फीमेल में ओवल्यूशन या मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। यानी मिल्क फीडिंग कराने की वजह से उसमें एग रिलीज नहीं हो रहा है या मेंस्ट्रुअल साइकिल परफॉर्म नहीं हो रही, बट दैट इज इफेक्टिव अप टू 4 to 6 मंथ ऑफ द चाइल्ड बर्थ के 4 से 6 महीने के अंदर तक ही ये मेथड इफेक्टिव होता है। वो भी तब अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो, और नहीं करा रही है तो इसकी एफिशिएंसी घट जाती है, हार्मोनल इनबैलेंस हो जाता है, फिर आगे आने वाले समय में दूसरे तीसरे महीने से फिर से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। तीसरा है विड्रॉल मेथड, ये इसी को बोलते हैं क्वाइटस इंटरप्टस। इस मेथड में क्या होता है, जो मेल पार्टनर होता है जस्ट बिफोर द इजाकुलेशन अगर वो अपने पेनिस को विड्रॉ कर ले वेजाइनल कैविटी से, यानी इंसेमिनेशन ना होने दे, तो कंसीव होने से बचा जा सकता है। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द विड्रॉल मेथड और क्वाइटस इंटरप्टस। ठीक है, क्वाइटस यानी सेक्सुअल एक्टिविटी, इंटरप्टस का मतलब रोक दिया गया। तो ये 3 मेथड है हमारे पास नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड में। एक है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, लैक्टेशनल एमेनोरिया एंड विड्रॉल मेथड या क्वाइटस इंटरप्टस। देखिए नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल टू अवॉइड द चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, मतलब स्पर्म और ओवा के चांसेस कम से कम कर दें कि ये मीट करें। तो इस केस में भी मीटिंग के चांसेस कम होंगे क्योंकि ओवा 14वें दिन रिलीज होता है और इसकी वाइबिलिटी 24 घंटे तक होती है। उसके बावजूद हम और 48 घंटे का बफर ले रहे हैं आगे पीछे, मतलब 72 घंटे का, लगभग 1 हफ्ते का समय हम ले रहे हैं, 3 दिन पहले 3 दिन बाद तक का। तो इतना बफर ड्यूरेशन है कि अगर इस दौरान ओवुलेशन हुआ होगा तो वो एग डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। अब फिर नेक्स्ट साइकिल में ही ओवुलेशन होगा तो तब तक वो कपल्स जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं विदाउट एनी अदर मेथड्स। देखिएगा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस पहला है, in one such method in which the couples avoid or abstain from the coitus from the day 10th to 17th of the menstrual cycle when ovulation would be expected। जब ovulation के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो 14वें दिन होता है, उसके 3 दिन आगे 3 दिन पीछे हम बफर ड्यूरेशन लेकर के चल रहे हैं। chances of fertilization are very high during this period, it is called the fertile period। तो इसी को हम फर्टाइल पीरियड या रेड पीरियड, फर्टाइल पीरियड ऑफ रेड पीरियड। Therefore, by abstaining from the coitus during this period, conception could be prevented। तो conception मतलब होता है प्रेगनेंसी, मतलब इस दौरान अगर सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म ना की जाए तो प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। आगे इट इज कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड। देयरफॉर अच्छा चलिए हो गया। विड्रॉल और coitus interruptus, देखिएगा विड्रॉल मेथड और coitus interruptus is the another method in which the male partner withdraw his penis from the vagina just before the ejaculation so as to avoid the insemination। अगर फीमेल वेजाइनल कैविटी के अंदर इंसेमिनेट ही नहीं करेगा, सीमेन पहुंचेगा ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम। अगला
एमिनोरिया। एमिनोरिया का मतलब होता है नो मेंस्ट्रुएशन। एमिनोरिया का मतलब क्या होता है? नो मेंस्ट्रुएशन। लैक्टेशनल यानी मिल्क फीडिंग की वजह से मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होता है। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following the parturition। बच्चे को जन्म देने के बाद इंटेंस लैक्टेशन की वजह से उस फीमेल में ना तो मेंस्ट्रुएशन होता है ना ही ओव्यूलेशन होता है। Therefore, as long as the mother breastfeed the child fully, the chances of conception are almost nil। तो जब तक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाएगी तब तक उसमें मेंस्ट्रुएशन या ओव्यूलेशन नहीं होगा। बट इस तरह का मेथड जो है वो अप टू 4 to 6 मंथ तक ही क्या है? इफेक्टिव है। However, this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months following the parturition। बच्चे को जन्म देने के 6 महीने बाद तक ही मैक्सिमम ये इफेक्टिव है। As no medicine or devices are used in these methods, side effects are almost nil। तो कह रहे हैं इसमें किसी भी डिवाइस का यूज नहीं किया जाता है, किसी भी केमिकल का यूज नहीं किया जाता, तो इसके साइड इफेक्ट बहुत ही कम है, नील है। चांसेज ऑफ फेल्योर थ्रू ऑफ दिस मेथड आर आल्सो हाई, अंडरलाइन करिए। लेकिन फेल्योर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मान लीजिए पीरियडिक एब्सटिनेंस को लेकर के चल रहे थे, ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड डेट से पहले हो गया या बाद में हो गया, तो चांसेज ऑफ फर्टिलाइजेशन हो जाएंगे, क्योंकि किसी को पता भी नहीं होता है कि ओव्यूलेशन का डेट क्या है। ठीक है, ओव्यूलेशन का डेट जो है वो फिक्स नहीं होता, प्रैक्टिकली ओव्यूलेशन का डेट फिक्स नहीं किया जा सकता। हमने थ्योरेटिकली पढ़ा है कि मिड या तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। लैक्टेशनल एमिनोरिया, मान लीजिए मदर जो है वो फीडिंग करा रही है, उसके बावजूद भी लो लेवल ऑफ द पीआरएल की वजह से तभी उसमें ओव्यूलेशन हो गया, देन चांसेज ऑफ फर्टिलाइजेशन हो जाएंगे। विड्रॉल मेथड, अगर विड्रॉ करने से पहले ही इंसेमिनेट हो गया बाई चांस तो भी फर्टिलाइज हो जाएगा। तो ये सब चांसेज जो हैं वो इसके रिस्क को बढ़ा देते हैं। आगे देखिएगा इन द बैरियर मेथड। देखिए नेक्स्ट है बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब है अवरोध, मतलब कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिसकी मदद से हम स्पर्म या ओवा की पेटिंग को रोक दें, चेक कर दें। दैट मेथड इज नोन एज द बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड में हम क्या यूज करते हैं? कंडोम्स फॉर द मेल एंड फीमेल कंडोम फॉर द फीमेल। ठीक है, मेल फीमेल दोनों कंडोम्स आते हैं दैट आर मेड अप ऑफ लैटेक्स और रबर सीड, जिसको मेल जो होता है वो अपने पेनिस के ऊपर कवर कर लेता है पेनिस को, और मेल कंडोम जो होता है उसमें एक सिंगल रिंग होती है और ये लैटेक्स या रबर सीड से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। जबकि फीमेल कंडोम जो होता है इसमें 2 सर्कुलर रिंग होते हैं। एक रिंग जो होता है वो पीछे से ब्लॉक होता है, बंद होता है एक सिरा, दूसरा सिरा ओपन होता है। तो जस्ट बिफोर द क्वाइटस यानी सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले ये फीमेल वेजाइनल कैविटी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, या फिर इसके द्वारा मेल पेनिस को कवर कर दिया जाता है। तो जब भी मेल के द्वारा इंसेमिनेशन होगा तो ये इसी के अंदर इसका सीमेन रह जाएगा या फिर इसके अंदर रह जाएगा। तो इस वजह से इंसेमिनेशन को ही ये रोक देते हैं या इसी के अंदर हो जाता है। फीमेल वेजाइनल कैविटी के अंदर इंसेमिनेशन नहीं होता है, तो इस तरीके से कंसेप्शन से बचा जा सकता है। कंडोम्स एंड फीमेल कंडोम्स इज नोन एज द फीमेल। इसके अलावा सर्वाइकल कैप, डायाफ्राम या वाल्ट आता है दैट आर ओनली यूज्ड बाय द फीमेल। ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के द्वारा यूज किया जा सकता है। सर्वाइकल कैप जो होता है सर्वाइकल कैप, डायाफ्राम और वाल्ट, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं इनके द्वारा क्या किया जाता है? फीमेल सर्विक्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। फीमेल सर्विक्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। इसको पहले से ही
वेजाइनल कैविटी में इंसर्ट कर दिया जाता है। सर्वाइकल का डायाफ्राम या वाल्ट होता है। ये रबर से बने हुए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको फीमेल वेजाइनल कैविटी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है और वे सर्विक्स को जाकर के ब्लॉक कर देते हैं। तो अगर वेजाइनल कैविटी में इंसेमिनेशन होता है तो सीमेन यूट्राइन कैविटी में नहीं पहुंच पाता है, ना ही फैलोपियन ट्यूब में पहुंच पाता है, तो इससे फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो होते हैं वो घट जाते हैं। इनके साथ कुछ क्रीम्स, जेली और फोम यूज किए जाते हैं इनकी इफिशियंसी को बढ़ाने के। कंडोम्स एंड फेमिडोम्स आर द डिस्पोजेबल, वन टाइम यूज होता है, बट दीज थ्री आर रीयूजेबल। इनको दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है वॉश आउट करने के बाद। तो बैरियर मेथड देखिए। In barrier method, ovum and sperm are prevented from the physically mating with the help of the barrier. Such methods are available for the both male and female. Condoms are the barrier made up of thin rubber or latex sheath that are used to cover the penis in the male or vagina or cervix in the female just before the coitus activity. So ejaculated semen could not enter in the female reproductive tract and this can prevent the conception. तो ये प्रेगनेंसी को रोक सकता है। तो दोनों मेथड जो होते हैं बैरियर मेथड होते हैं, इससे फीमेल वेजाइनल कैविटी या सर्विक्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है, या फिर मेल पेनिस को कवर कर दिया जाता है, जिससे इंसेमिनेशन नहीं होने पाता है वेजाइनल कैविटी के। This can prevent the conception. अगला देखेंगे, निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कंडोम फॉर द मेल। ये गवर्नमेंटेड सप्लाई होती है इसकी निरोध की। तो कई सारे जो है हॉस्पिटल्स वगैरह में या इन जनरल स्टोर वगैरह पे अवेलेबल होता है, लो कॉस्ट होता है और इजीली अवेलेबल होता है मेल्स के लिए। तो ये पॉपुलर ब्रांड है कंडोम्स का, निरोध बोलते। आगे देखिए, use of condom has increased in the recent year due to the additional benefit of the protecting the user from the contracting the STI यानी sexually transmitted infections and AIDS। तो कह रहे हैं रिसेंट ईयर में इसका यूज बढ़ गया है क्योंकि ये सिर्फ जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ही नहीं है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी लोगों को बचाता है। तो सबसे खासियत ये है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को रोकता है, एड्स होने से रोकता है। इस वजह से इसका यूज जो है रिसेंट ईयर में ज़्यादा बढ़ गया। बोथ द मेल एंड फीमेल कंडोम्स आर डिस्पोजेबल, मतलब वन टाइम यूज में लाए जाते हैं ये दोनों, एंड कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयरबाय गिव्स प्राइवेसी टू द यूजर। तो ये सेल्फ यूजेबल होता है, इसमें किसी भी एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए ये यूजर को प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। अगला देखेंगे, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वाल्व are also barrier made up of rubber that are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during the coitus। coitus के दौरान ये यूज किए जाते हैं फीमेल सर्विक्स को ब्लॉक करने के लिए, जिससे सीमेन एसेंड ना कर पाए। They prevent the conception by the blocking the entry of sperm through the cervix। तो ये सर्विक्स के थ्रू स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं, यानी यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंचने देते हैं। तो इस वजह से कॉन्सेप्शन से प्रिवेंट करते हैं। दे आर रीयूजेबल, इनको दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। एंड अगला देखिएगा, स्पर्मिसाइडल क्रीम, कई सारे क्रीम, जेली या फोम आते हैं, अगर इन मेथड के दौरान उनका उपयोग किया जाए तो ये इनसेमिनेट होने के बावजूद भी सीमेन में प्रेजेंट स्पर्म सेल को किल कर देते हैं। स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज एंड फोम्स आर यूजुअली यूज्ड along with these barrier to increase their contraceptive efficiency। तो इनकी कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कई सारे अदर मेथड का भी उपयोग किया जाता है, जिसमें कुछ क्रीम्स, जेली या फोम्स आते हैं। नेक्स्ट है आईओडी।